नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज गए और वक्त है अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने का जिसने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी। जी हां, आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की एक विस्फोटक इंटरव्यू की, जिसके ऑन एयर होते ही सियासत के गलियारों में भूचाल आ गया है। अपने इंटरव्यू में योगी ने उन सब मुद्दों पर दो टूक बात रखी जिस पर इस समय सियासत देश भर में चल रही है। मस्जिद से लेकर मुसलमान, मथुरा से लेकर संभल तक दो टूक बात हुई, जिसके बाद सियासत में हड़कंप मच गया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने 8 साल की यात्रा का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से यूपी बदल रहा है। महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा, तो यह भी आपको बताएं कि महाकुंभ पर विपक्ष ने जिस तरह के आरोप लगाए, आज उन्होंने सिरे से नकारा और साथ ही कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा कोई सेफ है तो वो मुसलमान है और एक नया मंत्र भी दिया है। आज सब कुछ योगी आदित्यनाथ की दो टूक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के 8 साल का सफर कैसा रहा, इस पर जब सवाल किया गया तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मेरा यह मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि होनी चाहिए। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में, उनके विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की थी और उन क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व विकास किया है, जनता जनार्दन का उसमें व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। तो 8 साल में उन्होंने बताया कि 8 साल में किस तरह से सरकार ने काम किए हैं, लेकिन यूपी में 8 साल में सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हुई तो वो था कानून का हंटर। जी हां, कानून जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का भाव पैदा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए कानून का डंका का बोलबाला रहे, डंका बोले, इसलिए अधिकारियों को सबसे पहले टाइट किया। बुलडोजर ने माफियाओं की सोच को ध्वस्त किया, ना सिर्फ उनके घर को, और बुलडोजर एक्शन ने उत्तर प्रदेश में एक शांति का माहौल पैदा किया। अब क्या कुछ कहा जीरो टॉलरेंस की नीति पर मुख्यमंत्री ने, आइए सुनवाते हैं। यह लिपापोती नहीं, ये वास्तविकता है और ये उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां इस बात को अभिव्यक्त करती हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें बोलती हैं, बेटियां बोलती हैं कि हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तो 17 के पहले तो यहाँ पे स्कूली बालिकाएं बहुत सारी ऐसी थीं, ऐसे ऐसे कस्बे थे, ऐसे ऐसे जनपद थे जहां पर अभिभावक अपने बच्चों को या तो दूर के रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में दूर भेज देता था। आप मुझे बताइए, जब उस बेटी को माँ बाप का संरक्षण मिलना है बचपन में, तब वो दूर हॉस्टल में जाकर के पढ़ने के लिए मजबूर है। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण वह बेटी अपने माँ बाप के संरक्षण में अपने घर से स्कूल जाती है और घर में वापस आती है। आज वो अपने को सुरक्षित महसूस करती है। जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना। लॉ एंड ऑर्डर पे आपने बात सुनी, लेकिन अब बात यूपी के मुसलमानों की और उनकी सुरक्षा को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने एक नया फॉर्मूला दिया और किस तरह से यूपी में मुसलमान सेफ हैं और हिंदू किस तरह से रह रहे हैं, दोनों का किस तरह से कॉम्बिनेशन है, इस पर भी आज उन्होंने बात रखी। आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में
100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो यूपी में पिछले कुछ दिनों में संभल जो है वो सियासत का केंद्र बना हुआ है। अब इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर कहा कि किस तरह से संभल में व्यवस्थाएं अब दुरुस्त हो रही हैं, लेकिन इस पर सियासत जो चल रही है, आज उस पर योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुना दी। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। तो संभल पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा कि एक के बाद एक जितने होंगे उतने निकाले जाएंगे, और सियासत को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई। अब बात आस्था के महाकुंभ की, जिसमें हर किसी ने डुबकी लगाई, तो सियासत को रास नहीं आई। अब सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि जो महाकुंभ नहीं गया वो वहां के अनुभव नहीं बता सकता। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जिसकी जैसी आस्था है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई जबरदस्ती थोड़ा है। हमने थोड़ा बोला कि आप आइए। जो आते थे उनके नेतागण बहुत सारे आए, उनके जो है जो नेता थे उनके मंत्रीगण आए थे, डिप्टी सीएम आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उनके मुख्यमंत्री भी आए थे कांग्रेस के बहुत सारे। वे तो आके अभिभूत होके गए। और कुंभ का यह स्वरूप जो देखने को मिला है, आखिर 1947 से लेकर के और ज्यादातर समय तक 2014 तक, तो ज्यादातर समय तक कांग्रेस ही देश में शासन की है।
तो उन्होंने इस दौरान क्यों नहीं किया? उनको बहुत बार अवसर मिला था। प्रदेश में भी 1947 से लेकर के और 1989 तक कांग्रेस की सरकार ज्यादातर रही है, तो उन्होंने इस दौरान क्यों नहीं जन सुविधाओं का ध्यान रखा? उस समय कुंभ के विराट स्वरूप को और वैश्विक स्वरूप को क्यों नहीं प्रस्तुत किया? कुंभ के बारे में देश के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो और ये वैश्विक मान्यता इसको प्राप्त हो, तो मोदी जी के कारण आज संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को से 2019 में प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाई। जी, मैंने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि होगी है। मैं कहता हूं बंगाल के प्रतिदिन 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु पर डे वहां से आता था प्रयागराज में, और वो स्वाभाविक रूप से इस भीड़ को देख करके वेस्ट बंगाल की सरकार स्वयं घबरा गई, क्योंकि उनके रेलवे स्टेशन, उनके एयरपोर्ट पर हर कोई प्रयागराज आने के लिए उतावला था। लेकिन चाहे वह वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है, वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था, और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के। जब बातचीत यूपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से चल रही हो और कांग्रेस पर ना सवाल हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी को एक नई उपाधि से नवाज दिया है। कौन सी उपाधि है, सुनिए आप। भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। अब इस समय राणा सांगा पर सियासत जबरदस्त चल रही है। जहां विपक्ष उन पर कटाक्ष कर रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आज इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। हमें याद है, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे, और ये लोग जिन्ना को महिमामंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है, और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे
कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले नेताओं को योगी आदित्यनाथ ने खरी खोटी सुनाई। अब जरा डीके शिव कुमार पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से निशाना साधा, वो भी सुनिए। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। याद करना, जब संविधान सभा में आरक्षण की बात हुई तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठा था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक रूप से उन लोगों को दिए जाने चाहिए जिनके साथ अस्पृश्यता और छुआछूत सैकड़ों वर्षों से होती आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उसके साथ जोड़ा गया था और इसीलिए भारत के संविधान ने विशेष प्रावधान करके उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध भारत के संविधान सभा के हर एक सदस्य ने किया था और सबने इस बात को कहा था, क्योंकि उसी समय देश 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और उसका विरोध और उसकी साया आने वाले समय में भारत पर न पड़ने पाए। लेकिन ये कांग्रेस 1952 से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ करती रही, लगातार कर रही। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का पाप, जो उस समय जबरदस्ती संविधान में डालने का पाप इन्होंने किया था। हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने इस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आज इस कलंक को मिटाया है। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है। आज वहां पर फिर से लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया के साथ जुड़ा और विकास की प्रक्रिया के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव हो गए। ठीक है, सरकार जिसकी भी बनी, लेकिन जनता को अपने आप को वहां पे उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला ना। लेकिन कांग्रेस ने तो इससे वंचित रखा था जम्मू कश्मीर को। कुछ परिवारों को लूट की छूट दे रखी थी। भारत के खिलाफ आतंकवाद के गढ़ के रूप में उसको प्रस्तुत किया करने का प्रयास हुआ था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। ऐसे समय समय पर इन्होंने किया। याद करिए, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन 3 तलाक का भी समर्थन करते थे। मोदी जी ने इन 3 तलाक की कुप्रथा को भी समाप्त किया और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 3 तलाक के नाम पर जब मर्जी आए तब कोई जो है किसी महिला के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे, ये नहीं हो सकता है। आज वो एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। तो ये चीजें देने का काम वो किया था। तो कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है, डीके शिव कुमार वही बोल रहे हैं जो विरासत में कांग्रेस ने उनको दिया है, जो कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन इनको सच्चाई, अपने कृत्यों की सच्चाई के बारे में इनकी बताया जाना चाहिए कि इन्होंने कब कब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और भारत के संविधान में कितने संशोधन करके इन्होंने संविधान की आत्मा को 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है। अब सबसे अंतिम में आपको बताते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह से देश में हो रही सियासत पर बयानबाजी की, जरा सुनिए। देखिए, भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर
आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बनाकर के ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे? आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल के विकास पे बात की, लॉ एंड ऑर्डर पे बात की, कुंभ से लेकर संभल तक सभी मुद्दों पर बात की।